Hi guys, welcome back. My name is C.A. Shantamundari and welcome you all to the most detailed revision series along with the fast track batch of the subject called as corporate restructuring और आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 21। 20 पार्ट्स अब हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब इस पार्ट की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था एक नए चैप्टर की शुरुआत इस पार्ट से होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ फास्ट ट्रैक मर्जर। तो बैच भी फास्ट ट्रैक है और मर्जर भी इस बार जो होगा वो फास्ट ट्रैक ही होगा। तो चलिए अब बात करनी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जो सेक्शन है वो उसको पहले ही सेक्शन 233 के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और उसमें हमने समझा था कि कैसे फास्ट ट्रैक मर्जर के दौरान एनसीएलटी को हम दूर रखेंगे, जो भी यहाँ पे करना है लेना देना है वो सब कुछ आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर टू द एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं सब के आसपास रहेगा। रीजनल डायरेक्टर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं बट रीजनल डायरेक्टर के पास कोई खास पावर फिलहाल के लिए नहीं दी गई है, तो आप आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही प्राइमा फेसी अथॉरिटी मान सकते हैं इस मर्जर को अप्रूव या फिर रिजेक्ट करने के लिए। आइए बातचीत करनी अपनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बात यहाँ पे क्या कही गई है। सो देखिए इसमें कोई दोहराया नहीं है कि मर्जर्स हैं, अमलगमेशन है, जितने भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के फॉर्म्स हैं उन्होंने ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। पहले जितने मुश्किल होते थे, जितने डिफिकल्ट होते थे, अब ये काफ़ी उससे ईजी हो गए हैं। गवर्नमेंट ने समय के साथ नीड्स चेंज होती हुई देखी और उसको कहीं ना कहीं लॉस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया। तो जो पहले जितना समय लगता था उतना नहीं लगता और जब हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं तो बिल्कुल भी उतना नहीं लगता क्योंकि नाम ही है फास्ट ट्रैक। और जो चीज़ फास्ट ट्रैक है अगर उसमें भी उतना ही समय लग रहा है तो फिर फास्ट ट्रैक का फायदा क्या। अब जैसे हमारा जो बैच है, डिटेल बैच है, अगर वहां पे 70 80 85 90 घंटे की क्लास है तो ये वाली क्लास जो होगी वो 30 घंटे के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट होने की कोशिश रहेगी। बाकी 1 2 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो देखिए 1/3 रहेगा समय। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रहता है कि जो फास्ट ट्रैक है उसका पूरा जो फोकस है वो यही कि समय के साथ उसको कंप्लीट किया जाए और जो नॉर्मली जितना समय लगता है उतना यहाँ पे ना लगे। फॉर श्योर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको कंप्लाई करना पड़ेगा। हर कंपनी के लिए फास्ट ट्रैक का रास्ता अवेलेबल नहीं है। सो इट इज ओनली फॉर सर्टेन कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कम है, जिनका टर्नओवर कम है या होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनी का रिलेशन आपस में शेयर करती है, उन्हीं कंपनीज के ऊपर ये फास्ट ट्रैक के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होते हैं। फास्ट ट्रैक जो है जैसे कि मैंने कहा सेक्शन 233 के प्रोविजन से गवर्न होता है। इसके आने के बाद जो मर्जर का प्रोसेस है सिंप्लीफाई हो गया। जुडिशियल मतलब एनसीएलटी तौर पे आपको अप्रूवल यहाँ पे नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो अपना कारोबार जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, उसको एक्सपैंड कर सकती हैं और डेफिनेटली जो लीगल कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम आएगी क्योंकि कोर्ट कचहरी में जब आपका मामला जाएगा आगे बढ़ेगा भले उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो या ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्शन अगर होगा तो डेफिनेटली केस की जो कॉस्ट आएगी ऑल टुगेदर वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। बट अगर ऑब्जेक्शन नहीं भी आएगा तब भी एनसीएलटी की फीस, किसी वकील सीएस सीए की फीस, इसको भी जोड़े अगर आप तब भी काफी खर्चा हो सकता है, जो कि सारा का सारा यहाँ पे आपका बच जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था जो मेन रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वो आरटी है, आरओसी है एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर है जो फाइनली ये तय करेंगे कि इस फास्ट ट्रैक मर्जर को ग्रीन सिग्नल देना भी है या फिर नहीं देना है। बात अगर सेक्शन 233 की थोड़ी डिटेल में करें जाके कि फास्ट ट्रैक मर्जर्स को एक्चुअली किस तरीके से शुरुआत करी जाती है और किस तरीके से ये खत्म होता है, तो उसको एक पूरा चार्ट के जरिए भी मैंने अभी इसी क्लास के जरिए में समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको वो चार्ट। पर उससे पहले हम थोड़ा डिटेल तौर पर अगर बात यहाँ पे करें तो यही जो है वो कहा गया है कि सबसे पहले जो दो कंपनीज है जिनके बीच में फास्ट ट्रैक मर्जर होना है, फॉर एग्जांपल अगर वो ए या बी है, जो भी उनके नाम है, वो तय कर लें अपनी बोर्ड मीटिंग में कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जब वो ऐसा कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, तो एक स्कीम बनाए मर्जर को लेके और अपने अपने बोर्ड में उसको अप्रूव करा लें। उसके बाद वो जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं भेज दी जाएगी आरओसी को, आरडी को एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए। और इनके साथ साथ मैं ऐसे कहूंगा आरडी एंड आरओसी के साथ साथ वो जो कोई और इंसान है जो कि एक जनरल पब्लिक में से कोई भी हो सकता है जिसको इस स्कीम से इफेक्ट आ सकता है, उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बता दें। तो इन द स्टार्टिंग आप सबसे पहले स्कीम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, बोर्ड से उसको अप्रूव कराएंगे। बोर्ड की अप्रूवल हो जाने के बाद वो जो स्कीम होगी वो रेगुलेटरी एजेंसीज अथॉरिटीज को भेजी जाएगी। अगर उनके कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके हिसाब से स्कीम में बदलाव करे जाएंगे और फिर एक मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, क्रिएटर्स की, जहां पे स्कीम को सामने उनके रखा जाएगा। और स्कीम अगर पास हो जाती है उस मीटिंग में जो मेंबर्स की है, क्रिएटर्स की एज अ केस में भी, तो फिर इस स्कीम को जो फाइनल पास हुआ है उसको आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दोबारा से भेजेंगे कि सर देखिए हमारी मीटिंग हुई है और जो मेंबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो इस स्कीम के साथ हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन उनके खास नहीं है और जिसके जो ऑब्जेक्शन थे उसको हमने रिमूव कर दिया है, उसको
पूरा का पूरा एक्नॉलेज किया है, वो बात खत्म हो गई है, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जब ये फाइनल जो स्कीम आपकी जो मीटिंग में पास हुई है वो दोबारा से अथॉरिटीज को पास करी जाएगी, अगर उनको भी लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो इन शॉर्ट यही मानिए कि आपका काम जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया। सो इस प्रोसेस के दौरान कोई पब्लिक अनाउंसमेंट, कोई एनसीएलटी का सच रोल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा, क्योंकि अगर हम उस लेवल पे जा रहे हैं तो फिर फास्ट ट्रैक हम उसको नहीं कह सकते। फास्ट ट्रैक वही चीज है जहाँ पे वो चीज जो है वो भी कंप्लीट हो जाए बट डिटेल्स में बिना जाए बगैर। बट डिटेल्स में बिना जाए बगैर का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको इलीगल तरीके से पास कर दें। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे जरूर रखे जाएंगे, कंसिडर करे जाएंगे, बट वो इस एक्सटेंड तक नहीं होंगे। पहली बात तो ये कंपनीज जिनके बीच में फास्ट ट्रैक मर्जर हो रहा है, ये कोई बड़ी पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी नहीं होगी। ये या तो स्मॉल कंपनीज होंगी। स्मॉल कंपनी की अपनी डेफिनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल को लेके एंड टर्नओवर को लेके, जो अभी हम बात कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज के बीच में ये सब चीजें हो सकती है। तो जो कोई बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं एज सच, उनके ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसके इतना सब कुछ कहने के बाद अगर मैं आपको ऐसे कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि अगर जो जो पार्टीज हैं उन्होंने अपनी स्कीम वगैरह में वो सब बात अप्रूव करा ली मीटिंग वगैरह में, उसके बाद सबको बताया कि सर हमारी स्कीम ये अप्रूव हो गई है, और फिर भी अगर ऐसा कोई भी डाउट लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनसीएलटी को अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। और अगर एनसीएलटी को लगता है कि जो कंपनीज के बीच में मर्जर हो रहा है ये सेक्शन 233 की जगह एक नॉर्मल सेक्शन 232 के प्रोविजन से होना चाहिए, 230 से लेकर 232 के बीच के जो प्रोविजन है उससे होना चाहिए, तो इस पूरे फास्ट ट्रैक मर्जर को एक नॉर्मल मर्जर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, व्हिच मींस अब एनसीएलटी एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट एक्सेट्रा के प्रोविजंस भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो आइए अब थोड़ी सी बात करनी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कहा है वही यहाँ पे लिखा है, पर थोड़ा सा उसको और डिटेल में देखते हैं। A scheme of merger or amalgamation may be enter into between two or more small companies. I'm sure आपको पता है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है, कंपनीज एक्ट में उनकी एक डेफिनेशन है, वैसे ही स्मॉल कंपनीज की भी डेफिनेशन है। तो ये जो सेक्शन है उसका फायदा है तो स्मॉल कंपनीज उठा सकती है, या होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज उठा सकती हैं, या समय समय पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ कंपनीज को इस स्कीम के अंदर डालना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। A notice of the proposed scheme inviting objections or suggestion, if any, from the registrar and official liquidator, where the registered office of the respected companies are situated, is issued by the transferor company and the transferee company. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये स्टार्टिंग ही हमने यहाँ पे ये करी है कि स्कीम हम जो होगी वो आरओसी को या ऑफिशियल लिक्विडेटर की जब हम बात करते हैं उनको भेजेंगे। बट मैं ये समझता हूँ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट ऐसे होगा, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया बिकॉज वो एक प्रिजम्पशन है कि आप ये बात जानते हैं, क्योंकि तमाम चैप्टर्स के बारे में बात हो चुकी है कि पहले ट्रांसफरर कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी अपने बोर्ड में स्कीम को लाएंगे, फिर वहां से इसको अप्रूव कराएंगे, और उसके बाद जब बोर्ड अप्रूव कर देगा तो बाहर वालों से पूछेंगे। पहले तो भाई खुद तय करेंगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तमाम चीजें होंगी। सुनते हैं कि इस स्कीम के हो जाने के बाद जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसके सारे एसेट्स, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स अमलगमेटेड कंपनी के हो जाएंगे, तो शेयर स्वैप रेशियो से लेके बाकी तमाम चीजें, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एक्सेट्रा, वो तो आपको पहले इंटरनली फाइनलाइज करनी होंगी। तो ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग भले हम लोग आरओसी और आरडी से कर रहे हैं, बट डेफिनेटली बोर्ड का अप्रूवल इससे पहले हमें लगेगा। The objection suggestion received are considered by the companies in their respective meeting and scheme is approved by the members and the class of members. तो आपने अब आरओसी को और आरडी को स्कीम दी है, जैसे कि मैंने कहा था, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन निकालते हैं तो ऑब्जेक्शन को आप अपनी मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखेंगे और अपनी स्कीम को उस हिसाब से बदल के जो मेंबर्स हैं उनके सामने रखा जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन निकाले हैं, चाहे वो आरओसी है चाहे आरडी है, तो फिर भाई उनके ऑब्जेक्शन का मतलब यही है कि जब तक वो चीज़ें रेक्टिफाइड नहीं होगी स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो उनकी मांगे हैं, ऑब्जेक्शन है, उनको अपनी स्कीम में आप एप्लीकेबल करें, फिर मीटिंग बुलाएं और मीटिंग में इसको अपने मेंबर से पास कराएं। जब ये बात चल रही है तो यहाँ पे कहा गया है ईच ऑफ द कंपनी जो है उनको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी पास करनी पड़ेगी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी और कुछ नहीं है, जो एक नॉर्मल स्कीम में भी किया जाता है, मैं ऐसे कहूँगा। यहाँ पे यही है कि आप ये डिक्लेयर करते हैं दोनों कंपनीज के तौर पे कि हमारी जो कंपनीज हैं जिनका ये मर्जर्स अमलगमेशन वगैरह हो रहा है, इन दैट केस वो इस प्रोसेस को कर लेने के बाद इमीडिएटली इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, उनके पास सफिशिएंट पैसा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस इसलिए किया जा रहा हो कि वो अपने क्रेडिटर से बचना चाहते हो या अपनी उनकी लायबिलिटीज कम हो जाए या लायबिलिटी से भागना चाहते हो या कोई फ्रॉड का केस है, ऐसा कंपनीज डिक्लेयर करेंगी कि बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है स्कीम को करने की। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में पैसे के अलावा इन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करी जाएगी।
तो आपने देखा कि मेंबर्स जो हैं उनका कंसेंट भी हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, और जो बात है क्रिएटर्स की, उनका कंसेंट भी हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा। मेजॉरिटी 9/10 क्रिएटर्स का कंसेंट हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, और अगर क्रिएटर्स भी इस बात से मान जाते हैं तो मेंबर्स भी मान गए, क्रिएटर्स भी मान गए, तो ये स्कीम आप मान के चलिए कि अप्रूवल की तरफ ही जो आगे है वो बढ़ रही है। अब जब ये हो जाएगा, मीटिंग हो गई है, तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो फाइल किया जाएगा, और वो फाइनल जो डिसीजन है वो फाइल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर है, उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि भाई कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो भी इस स्कीम से खुश हैं, और डेफिनेटली पहले भी ये स्कीम आरओसी को और मैं ऐसे कहूँगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को दिखाई जा चुकी थी, और उन्होंने अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किए थे तो कंपनीज ने वो ऑब्जेक्शन इनपुट कर लिए थे अपनी स्कीम के अंदर, और फिर ये स्कीम पास कराई है। तो फिर से एक बार उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज करे थे उसको लेके ही हमने मीटिंग कराई है, और जो आपके ऑब्जेक्शन है वो एक्सेप्टेड हो चुके हैं मेंबर्स के जरिए से, और उसको हमने स्कीम में डाल के एक्सेप्टेंस हमें मिल गई है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये जो आरओसी है, या अब ऐसे कहते जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, वो अगर अब खुश हैं कि और कुछ फर्दर नहीं है, सब कुछ कंप्लाई हो चुका है, तो वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो आगे उस चीज़ को अप्रूवल दे देगी, या आप ऐसे कह दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस बात से। पर अगर ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी ये स्कीम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या फास्ट ट्रैक के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में वो ट्राइब्यूनल को लिख सकती है। ट्राइब्यूनल को जब ये बात पहुंचेगी तो ट्राइब्यूनल देखेगा, सोचेगा, समझेगा। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि जिन दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में ये बातचीत हो रही है वो सेक्शन 233 का रास्ता नहीं डिजर्व करते, उन्हें पूरा लॉन्ग प्रोसेस यानी सेक्शन 232 का प्रोसेस ही फॉलो करना होगा, तो डेफिनेटली ट्राइब्यूनल उन्हें कहेगा कि आप ये इस प्रोसेस से नहीं, ऐसा नहीं कि आप मर्जर नहीं कर सकते या आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बट फास्ट ट्रैक के जरिए नहीं हो सकता, तो नॉर्मल पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरुआत किया जाए, जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर तमाम चीजें जो एक नॉर्मल प्रोसेस में करी जाती हैं वो सब करी जाए। बट ये तब की बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन करे और ट्राइब्यूनल को उस कंप्लेन में कुछ दम लगे और ट्राइब्यूनल फिर ये फैसला ले। जहां तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। जनरली सेक्शन 233 के अंदर अगर एप्लीकेशन इनिशियली आरओसी ने, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने अप्रूव कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कुछ खास दिक्कत आएगी, बट ये प्रोविजन बनाया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो इसका यूज किया जा सकता है। फिर कहा गया है कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द स्कीम जो होगी वो रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और जैसे ही ये स्कीम रजिस्टर्ड में आएगी, इसका मतलब ये होगा, जो आप अभी सुन भी चुके हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि जो ट्रांसफर कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो कुछ है वो सब कुछ अब ट्रांसफर कंपनी के नाम पे हो जाएगा, और डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको अप्रूव कर चुकी है, तो और कुछ खास करना बाकी रह नहीं जाता। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, जहाँ पे पूरे प्रोसेस में मैंने इसको पूरा एक एक चीज भी आपको बता दी, तो आपने कहीं नहीं सुना कि मैंने एनसीएलटी का जिक्र किया हो या पब्लिक अनाउंसमेंट का जिक्र किया हो। तो ये एक ऐसा मेथड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बेनिफिट्स ये है कि आप एनसीएलटी को यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं। सच ऑडिटर्स के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भाई स्पेशल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उनके सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आपको करने की जरूरत है कि आप लोगों का ऑब्जेक्शन सुने या कहें, क्योंकि जो ये कंपनीज हैं बहुत छोटे लेवल की कंपनीज हैं और इनके अंदर आज सच ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक मर्जर्स के जरिए पास किया जाता है, और अगर दिक्कत आती है तो फिर डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं। ये एक इसका चार्ट है जो हमने ऊपर से पढ़ा है, बात उसी को लेके यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो दो ही कंपनीज या दो टाइप ऑफ कंपनीज में ये हो सकता है, इधर स्मॉल कंपनीज या होल्डिंग और या होल्डिंग ओन सब्सिडरी। जो ये कंपनीज हैं ये नोटिस देंगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और जिन लोगों को इससे और इफेक्ट हो सकता है व्हिच कैन बी द क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, अगर कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो वो डेफिनेटली स्कीम में एंटर कर लिए जाएंगे, और फिर मीटिंग वगैरह कंडक्ट कराई जाएगी, मेंबर्स की भी कंडक्ट कराई जाएगी मीटिंग, क्रेडिटर्स की भी कंडक्ट कराई जाएगी। अगर ये लोग मान जाते हैं तो यही बात जो है सबको बता दी जाएगी, चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर है, चाहे आरओसी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है और ये सब कुछ सही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी। दिक्कत लगता है तो वो एनसीएलटी को कहेगी, अब एनसीएलटी फिर डिसाइड करेगा कि वैलिड ऑब्जेक्शन है, इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर सीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन अगर इनवैलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो आप अभी तक कर रहे थे वो ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वैलिड ऑब्जेक्शन है, तो मैं ऐसे कहूंगा सेक्शन 232 जो यहाँ पे लिखा है, यानी नॉर्मल पूरा का पूरा मर्जर जो है, जो एक लंबा रास्ता है, उसको फॉलो करके ये काम जो है वो आगे किया
जाएगा। इस दौरान कुछ फॉर्म्स का भी हमें यहाँ पे यूज करना होगा, जिसमें हमने बात करी थी पहले भी, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को लेके फॉर्म्स हैं, CAA 10 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी को लेके है। सो रूल 25 ऑफ द कंपनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, द नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम बाय टू इनवाइट ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ पर्सन अफेक्टेड शैल बी इन द फॉर्म CAA 9। इसका मतलब ये मानिए, 2 मिनट के लिए ऊपर लेके जा रहा हूँ, कि ये जो भी लोग हैं, ये लोग अगर इनको हम जब दे रहे हैं कि ये लिख रहा है ना नोटिस, तो नोटिस हम देंगे CAA 9 के अंदर कि भाई अगर चाहे ROC है, चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर है, कोई भी और इंसान जो कि क्रेडिटर भी हो सकता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सकें। बट हम उनके जो एक तरीके से प्रोटोकॉल है वो CAA 9 के जरिए उनसे कहेंगे कि वो अपनी बात रख सकें। जो भी कंपनीज हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी कंपनी ने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी होगी और वो जो है CAA 10 में करी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का एक फॉर्मेट भी यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया है, बट उससे पहले CAA 9 के तौर पे ऑब्जेक्शंस का ये फॉर्मेट है। ये है इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, यानी जो कंपनी है वो ये कह रही है कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है, अब किसी को मतलब चाहे ROC, चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर या कोई भी और इंसान, तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ऑब्वियसली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं, ऑब्जेक्शन हो तभी रेज करें, और जो भी ऑब्जेक्शन है उसकी कॉपी जो है, जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करे, और चाहे ROC है, चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर या कोई और इंसान जो भी है जिसको ऑब्जेक्शन है, वो अपना ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए इस पूरी स्कीम के खिलाफ जो भी ऑब्जेक्शन है, और साथ साथ उसकी एक कॉपी जो है वो कंपनी को भी दे जिसने स्कीम फाइल करी है, सो दैट कंपनी को भी पता चल सके कि ऑब्जेक्शन आखिरकार है क्या। ऑब्जेक्शन किस किस को हो सकता है? ROC को हो सकता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को हो सकता है, एंड एनीबडी हु इज बीइंग अफेक्टेड बाय द स्कीम। तो अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया, और किस सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको बताना है उसका नाम पता है यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और उसकी एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी ऑब्जेक्शन की, और एक कॉपी उस कंपनी को भी आएगी जिसने ये स्कीम जो है वो फाइल करी है। जो भी नोटिस जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर बात करी है, उसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नोटिस आप किसको भेजेंगे? नोटिस जो मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वगैरह भी जाएगी और स्कीम भी लगी होगी, और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सो दैट मेंबर्स और क्रेडिटर्स को ये एहसास हो सके कि ये चीज़ अगर सैंक्शन हो भी जाती है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये डर हो सकता है कि ऐसा ना हो कि अगर ए कंपनी जो है वो बी में आके मिल जाएगी तो बी कंपनी हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है बंद हो जाए, उसके पास पैसे ना बचे बी कंपनी के पास। तो ये हम लिख के दे रहे हैं बी कंपनी के तौर पे भी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर ए कंपनी बी में मिल भी जाती है, ये स्कीम सैंक्शन भी हो जाती है, तब भी बी कंपनी वैसे ही काम करेगी, बल्कि और अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि जो बी कंपनी है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा कहीं ना कहीं मैन पावर एसेट्स वगैरह हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें मेंबर्स और सो कॉल्ड क्रेडिटर्स को भेजनी होगी, जिससे कि उन्हें ये आश्वासन मिल सके, वो कॉन्फिडेंट हो सके कि जो भी यहाँ पे हो रहा है वो सब कुछ सही है। बात करते हैं द ट्रांसफरी कंपनी शैल विद इन 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग और द मेंबर्स और द क्रेडिटर्स file a copy of the scheme as agreed to by the members and creditors along with the report and result in the form CAA 11 with the central government। तो ये बात हमने पहले कर ली है कि भाई जब भी मीटिंग हुई है, जो भी मीटिंग का फाइनल फैसला है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल किया जाएगा, और उसका जो फॉर्म है वो CAA 11 रहेगा। तो CAA 9 के अंदर ऑब्जेक्शंस हो गए, CAA 10 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हो गया, जबकि CAA 11 जो है, जिसकी बात मैंने अभी अभी करी है, इसमें जो मीटिंग का डिसीजन है वो ट्रांसफरी कंपनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं आता, चाहे ROC का, चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को सैंक्शन कर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्कीम को सैंक्शन करेगी तो वो अपना ऑर्डर CAA 12 फॉर्म में देगी। आप देख सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इशू अ कंफर्मेशन ऑर्डर ऑफ सच स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन इन द फॉर्म CAA 12। तो CAA 12 के अंदर ये फाइनल ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया जाएगा। जहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है वहाँ पे आइए देख लेते हैं। Where objection or suggestions are received from the ROC or official liquidator and the central government is of the opinion, whether on the basis of such objection or otherwise, the scheme is not in public interest or the interest of the creditors, it may file an application before tribunal in CAA 13। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको अप्रूव कर सकती है, और अगर अप्रूव करेगी तो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है CAA 12 के जरिए अपना ऑर्डर दे सकती है। बट जैसे कि हमने ऊपर चार्ट में पढ़ा और इवन वैसे राइटिंग में भी देखा कि
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो एनसीएलटी को इस ऑब्जेक्शन के बारे में बताएगी और फिर एनसीएलटी देखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन कितना जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो इस एप्लीकेशन को रादर देन फास्ट ट्रैक रादर देन सेक्शन 233232 के तौर पे देखा जा सकता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन मैं ऐसे कहूंगा बोगस है, किसी काम का नहीं है, तो फिर एनसीएलटी उसको इग्नोर कर सकता है और फास्ट ट्रैक के जरिए इस केस का निपटारा कर सकता है। तो फिलहाल हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन ट्राइब्यूनल को फाइल करेंगे और जिस फॉर्म में ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज CAA 13। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का एक फॉर्मेट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का जो मेजर कंटेंट है वो ये है जहाँ पे ये डिक्लेयर करते हैं कि इस सब हो जाने के बाद कंपनी को किसी भी तरीके से कोई पैसे की तंगी या किल्लत या दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपनी उतने ही अच्छे तरीके से काम करेगी जैसे कि वो आज तक करते आई है। यही लिखा है आई वी डायरेक्टर्स ऑफ मेसर्स जो भी कंपनी है do a favor and declare that we have made a full inquiry into the affairs of the company and formed the opinion that the company is capable of meeting its liabilities and when they fall due and the company will not be rendered insolvent within 1 year from the making of declaration। तो किसी भी तरीके से पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली है, इसको लेके डिक्लेरेशन दी जाती है जिससे कि क्रेडिटर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो सकें कि उनका जो हिस्सा है, जो स्टेक है, वो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होने वाला है। बात अब करते हैं स्मॉल कंपनी की। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी गई है, रखी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। तो स्मॉल कंपनी हर वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी हो सकती है बट डेफिनेटली पब्लिक कंपनी नहीं है। तो स्मॉल कंपनी हर वो कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है और इसके साथ साथ जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम स्मॉल कंपनी की 50 लाख रुपए होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको समय समय पर बढ़ा सकती है बट जनरली ये 50 लाख होगी। उसके अलावा जो टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्मॉल कंपनी का वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। अब अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के 100 करोड़ तक कर सकती है बट जो मैक्सिमम लेवल सेट करे गए हैं फिलहाल के लिए, गवर्नमेंट देखो अमेंड कुछ भी कर दे वो तो फिर कुछ भी अमेंड हो सकता है, पूरा लॉ अमेंड हो सकता है, हर सेक्शन अमेंड हो सकता है। तो वहां पे ना जाके अगर फिलहाल की बात करें तो 2 क्राइटेरियाज के बेसिस पे स्मॉल कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक उसका पेड अप शेयर कैपिटल है विच इज मैक्सिमम 50 लाख रुपीस और दूसरा उसका टर्नओवर है जो कि पिछले साल की फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से मैक्सिमम 2 करोड़ का हो सकता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं और आपके लिए ये सेक्शन इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्मॉल कंपनी वो है जिसका एक पर्टिकुलर पेड अप कैपिटल या यू कह दीजिए टर्नओवर की बात हम करते हैं। बट उसके अलावा स्मॉल कंपनीज के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्मॉल कंपनी हर वो कंपनी हो सकती है जो कि प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में फॉल करती है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आखिरी में ऑब्वियसली सिर्फ लिमिटेड का वर्ड यूज करती है तो आप जानते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो प्राइवेट कंपनी से भी कहीं ना कहीं नीचे हैं या प्राइवेट कंपनी के ऑलमोस्ट बराबर है बट कैन नॉट बी कंपेयर एनी टाइम विद द पब्लिक कंपनीज। इनकी पेड अप शेयर कैपिटल पहले हम बात कर चुके हैं 50 लाख, टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम 2 करोड़ तक हो सकता है। ये कोई भी होल्डिंग एंड सब्सिडरी नहीं है बिकॉज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज भी सेक्शन 233 के अंदर चलती हैं, वो भी इसी का पार्ट है। फास्ट ट्रैक मर्जर उन पे भी एप्लीकेबल होता है बट वो स्मॉल कंपनीज कहलाई नहीं जा सकती। इसके अलावा ये सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो हो सकती हैं। सो इट विल ऑलवेज डिपेंड कि भाई हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बट एक चीज हमें जो ज्यादातर ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 233 है फास्ट ट्रैक मर्जर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ कंपनी विच इज अ स्मॉल कंपनी एंड देन होल्डिंग या होली ऑन सब्सिडरी पे ही एप्लीकेबल है, जिसमें होल्डिंग एंड सब्सिडरी में तो कोई किसी को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि होल्डिंग क्या होती है और सब्सिडरी क्या है। जहां तक स्मॉल कंपनी की बात है वो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। बात करते हैं अगर स्मॉल कंपनीज के बारे में, कुछ और फायदे स्मॉल कंपनीज के हैं कि इनकी एनुअल रिटर्न आपको फाइल तो करनी है बट ऐसा उतनी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है और डायरेक्टर भी अगर चाहे तो वो अकेला खुद ही साइन करके इसको फाइल कर सकता है। बोर्ड मीटिंग भी जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं प्राइवेट कंपनी वगैरह में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग की बात करी जाती है, तो यहाँ पे 2 बोर्ड मीटिंग भी होंगी तब भी चलेगा। मिनिमम मैक्सिमम तो आप जितनी चाहें उतनी कराएं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स को लेके ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है, तो ऑडिटर्स जो एक बार अपॉइंट हो गए वो चलते ही रहेंगे। और स्टेप्स इन्वॉल्व इन फास्ट ट्रैक मर्जर, एक बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बट एक बार फिर यहाँ से कहा गया तो देख लेते हैं क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच में रिवीजन सीरीज में जैसे कि मैं बार बार कहता आया हूँ पूरी कोशिश यही कि हर बच्चा इसका पूरा फायदा उठा सके। पर हैविंग सेड दैट डिटेल जो क्लासेस होती हैं वो ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल की होती हैं
और हमारे पास एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सारे ही सब्जेक्ट्स की डिटेल क्लासेस अवेलेबल है सीएस प्रोफेशनल में। द सेम गोज फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा भी था। द फॉलोइंग स्टेप्स नीड्स टू बी फॉलोड इन फास्ट ट्रैक। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना एओए चेक कर लेना है कि एओए उन्हें ऑथराइज करता भी है ये करने के लिए या नहीं। और जैसा आपको याद है मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपसे ये बात कही थी कि बोर्ड मीटिंग में पहले ये स्कीम जो होगी वो रखी जाएगी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस स्कीम को अप्रूव करेंगे और उसके बाद डेफिनेटली आगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज द आरओसी एंड विच इज द ऑफिशियल लिक्विडेटर, उनको ये चीज भेजी जाती है। फिर कहते हैं प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी है। तो अब बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और एसेट्स बहुत कम है, तो ये तो फिर वो कॉन्ट्रेरी बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कंपनी को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, दूसरी तरफ कंपनी जूझती हुई नजर आ रही है, दिक्कत में नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ द फंड्स, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। बोर्ड मीटिंग में वो स्कीम अप्रूव्ड हो जाए, फाइनेंशियल्स अप्रूव्ड हो जाए, आरओसी वगैरह को बताइए, उनकी ऑब्जेक्शन सुन लीजिए अगर कुछ हैं तो, और हैं अगर ऑब्जेक्शन तो अपनी स्कीम में उसको इनपुट कर लीजिए और उसके बाद डेफिनेटली मीटिंग वगैरह बुलाइए, अपने मेंबर्स की क्रेडिटर्स की पास कराइए, जो रेजोल्यूशन है उसके बाद आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई दिक्कत है तो वो आगे ट्राइब्यूनल को बताएगी, अगर नहीं दिक्कत है तो वो ऑर्डर पास कर देगी कि इस फास्ट ट्रैक मर्जर को अप्रूव किया जाता है। फॉर्म्स को लेके बात हमारी पहले ही हो चुकी है कि जो भी नोटिस आप भेजेंगे आरओसी को कि भाई मीटिंग इस तारीख पे है, वहाँ पे स्कीम की कॉपी, फाइनेंशियल्स की कॉपी, बोर्ड रेजोल्यूशन, वैल्यूएशन रिपोर्ट, इन सबको अटैच करना रहेगा, बिकॉज तभी आरओसी जो है वो एक जजमेंट ले पाएगा कि भाई इस चीज को उसको अप्रूव करना है प्राइमा फेसिस या नहीं करना है। क्योंकि पहले नोटिस भेजा जाता है आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को एंड जो कंसर्न लोग हैं। अब जब नोटिस का जवाब आ जाता है ये कह के कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है या ये कह के कि उन्हें दिक्कत है और दिक्कत है तो क्या है, तो उस दिक्कत को स्कीम में इनपुट किया जाता है वो पॉइंट्स को, और फिर मीटिंग बुलाई जाती है। तो हम मेक श्योर करें कि ऐसा कोई मौका हम आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर या किसी भी और इंसान को ना दे जिससे कि बाद में वो फिर कहे आगे कि ये पॉइंट तो रह गया या ये पॉइंट आपने नहीं स्कीम के अंदर डाला, तो फिर आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ये फास्ट ट्रैक बनाया गया है तो ये दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की भी एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है कि उसको फास्ट ट्रैक ही रहने दें, अननेसेसरी इसमें खींचतान बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं बोथ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जो रिस्पेक्टिव आरओसी को फाइल करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्मेट आप देख चुके हैं और उस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा बैलेंस शीट वगैरह, ऑडिटर्स रिपोर्ट अटैच करी जाएंगी। ऑडिटर रिपोर्ट भी इस बात को सर्टिफाई करेगी कि कंपनी को फाइनेंशियल क्रंच एज सच कोई दिक्कत नहीं है। फिर मीटिंग वगैरह कंडक्ट कराई जाएगी और जो भी फाइनल डिसीजन है वो बता दिया जाएगा, जो बात हमारी पहले भी हो चुकी है। अब पोस्ट इफेक्ट, अब सब कुछ ये अगर हो गया थैंकफुली, तो ये अगर हो चुका है तो आप जानते हैं जो ट्रांसफरर कंपनी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो ट्रांसफरी कंपनी के साथ मिल गई है। जो भी ट्रांसफर कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। और जो एम्प्लॉयज को लेके बात और कही जाती है कि जो भी उनके बेनिफिट्स है, जो मैंने पहले भी कहा था, चाहे ग्रेचुइटी को लेके, चाहे प्रोविडेंट फंड को लेके, चाहे लीव को लेके, वो सारे के सारे एज इज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे टू द ट्रांसफरी कंपनी। यानी अब उन सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ऑब्लिगेशन जो है, ये सारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इनके लिए ट्रांसफरर कंपनी लायबल नहीं होगी, ट्रांसफरी कंपनी लायबल होगी। अब हर वो चीज देखिए जिसके बारे में आप बात करते हैं, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ 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 प्लस ही पॉइंट हो, माइनस पॉइंट्स होते ही हैं, चाहे वो कुछ भी हो। माइनस पॉइंट्स कम हो सकते हैं बट होते तो हैं ही हैं। तो हर चीज के एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ बात और करी गई है। कहते हैं कि जो दिक्कतें स्कीम के अंदर है वो ये कि भले आरडी का नाम यूज किया जाता है बट आरडी को अपनी बात रखने का मौका, आप देख लीजिए, आपने नहीं देखा कि आरडी कुछ खास कर पा रहा हो, क्योंकि अगर आरओसी ने या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर जब इन दोनों ने स्कीम को अप्रूव कर दिया तो खास आरडी का कुछ रोल रह नहीं जाता उस चीज के अंदर। तो आरडी का नाम लिखा गया बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पावर्स उनको यहाँ पे नहीं दी गई है। प्लस ये भी कहा गया है कि फॉर्म्स जो हैं जो फाइल किए जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान, उनमें भी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से ये स्कीम थोड़ी सी इनअट्रैक्टिव सी लगती है। बट मैं ये कहूँगा द लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है दिक्कतें हो सकती हैं, वो है भी आपके सामने है, बट ये इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है कि जो बेनिफिट स्कीम से होने वाले हैं, जो फास्ट ट्रैक 233 से होने वाले हैं, उसको कम कर सकें। तो बेनिफिट्स डेफिनेटली ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू द ड्रॉबैक्स।
तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे अब कंप्लीट होता है, जिसका मतलब ये है कि जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि इस मॉड्यूल का मॉड्यूल 1 का आखिरी चैप्टर है, दैट इज क्रॉस बॉर्डर मर्जर। और कोशिश हमेशा की तरह हमारी वही रहेगी कि इसी क्लास में, मतलब जब नेक्स्ट पार्ट में हम शुरुआत करेंगे व्हिच विल बी द पार्ट नंबर 22, उसमें हम उसको कंप्लीट कर दें। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू। For CS Executive, CS Professional, widest module coverage, all subjects available, शांतनु एंड तान्या भंडारी क्लासेस, गारंटी ऑफ कवरिंग ऑल अमेंडमेंट्स, और अब तो हर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग wherever available रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड आई विल सी यू वेरी सून विद द पार्ट नंबर 22। थैंक यू।